हम आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद असद, स्प्लिट ऑफ द वेस्ट, इस वाले सेक्शन पे हैं हम। एंड लेट्स सी व्हाट ही सेज फर्दर। मेन मुद्दा उनका अभी तक यही था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है ये क्रिश्चियन रूट्स नहीं रखती हैं, ये रोमन और ग्रीक है एट द मोस्ट, और इसमें मजहबी रुझान के लिए कोई जगह ही नहीं है। उसके इन्होंने बड़े रीजन दिए ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, दैट्स नाउ कवर्ड। But for now, our premise is this. This is what we understand from Asad, even if we do not agree or if we agree. तो फिर ये कहते हैं, notice that he is writing in 1930s, 1934 precisely. And he is saying जो profound transformation social life की इस वक्त हो रही है, ये उस वक्त कह रहे हैं, is undergoing at present. ये जो ये नया यूटिलिटेरियन मोरालिटी है, ये यूटिलिटेरियन मोरालिटी दिन ब दिन हमको और ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे, कि हर चीज की परख कैसे होती है, उसकी यूटिलिटी क्या है, इज इट यूजफुल। तमाम वर्चूज जिनकी डायरेक्ट बेयरिंग है मटेरियल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी पे, जैसे टेक्निकल एफिशिएंसी, इससे मटेरियल वेलफेयर होता है सोसाइटी का, पेट्रियोटिज्म से वेलफेयर होता है, नेशनलिस्ट ग्रुप सेंस से वेलफेयर होता है सोसाइटी का। ऐसी चीजें जिनसे मटेरियल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी होता है, इनको एग्जॉल्ट किया जाता है और अक्सर इनकी वैल्यू को एब्सर्डली एग्जैजरेट किया जाता है। और वो वर्चूज जो कल तक प्योरली एथिकल रीजंस की वजह से हम अच्छे मानते थे, उनको फेंक दिया गया, जैसे फीलियल लव, सेक्सुअल फिडेलिटी। दीज आर रैपिडली लूजिंग देयर इंपॉर्टेंस। फीलियल लव मतलब पेरेंट्स की तरफ मोहब्बत और ऑनर एंड रेस्पेक्ट एंड ड्यूटी दैट चिल्ड्रन हैव, दैट इज फीलियल लव। सेक्सुअल फिडेलिटी, हैविंग वन सेक्सुअल पार्टनर। अच्छा, इनके साथ अब इनकी वैल्यू क्यों गिर रही है? बिकॉज दे डू नॉट कन्फर ए टेंजिबल मटेरियल बेनिफिट अपॉन सोसाइटी। ये पैराग्राफ आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन व्हाट सेंस? ऐसे तो सुपरफिशियल बात लग रही है हमको, बट व्हाई डू वी रीड हिस्ट्री? ये तो इनको हिस्ट्री की, हमारे सामने हिस्ट्री वाला लेसन भी हुआ ना, क्योंकि ये 1934 में अपने सोसाइटी पे कमेंट कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये हिस्ट्री हुई। तो वी कैन सी व्हाट इज ही सेइंग। ही इज सेइंग आप 2012 में, 2015 में, 2025 में जो हरकतें करोगे, उससे 100 साल पहले आप ये हरकतें करते हैं। हमारे लिए इसमें ये लेसन है, हम ये हरकतें कर रहे हैं क्या इस वक्त? एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई आर्ग्यू इन वन ऑफ माई एसेज के मुस्लिम सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट नैरेटिव को रिप्लेस किया जाए विद व्हाट नैरेटिव? पर्पस ऑफ लाइफ नैरेटिव, एथिकल नैरेटिव के साथ उसको रिप्लेस किया जाए। ये एग्जैक्टली यही बात कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ अब डेवलपमेंट नैरेटिव है। हम जिन चीज़ों को नॉन मटीरियल, इममटीरियल रीजंस की वजह से एग्जॉल्ट करते थे, अच्छा मानते थे, वो सारी चीज़ें अब गई, क्योंकि उनका कोई मटीरियल बेनिफिट नहीं है। और जिन चीज़ों का मटीरियल बेनिफिट है, उनको हम अब अच्छा मानते हैं। The age in which the insistence on strong family bonds was decisive for the well-being of the group or the clan, ये सारी चीजें अब सुपरसीड हो रही है मॉडर्न वेस्ट में, अपने एरा में लिख रहे हैं। बाय एन एज ऑफ कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन अंडर फॉर वाइडर हेडलाइंस। एक सोसाइटी जो एसेंशियली टेक्नोलॉजी पे ऑर्गेनाइज हो एट अ रैपिडली इंक्रीजिंग पेस, जो प्योरली मैकेनिकल लाइंस पे ऑर्गेनाइज हुई हो, वहां पे बिहेवियर ऑफ सन टुवर्ड्स हिज फादर, इसकी कोई सोशल इंपॉर्टेंस नहीं है, एज लॉन्ग सो लॉन्ग एज दोज इंडिविजुअल्स बिहेव विद इन द लिमिट्स ऑफ जनरल डिसेंसी। और इसका नतीजा क्या है कि वेस्ट में जो फादर है वो रोज अपनी जगह और अपनी अथॉरिटी उसको खो रहा है। ही हैज लिटिल और नो अथॉरिटी ओवर हिज सन। और इसका लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ये है, जब फादर के पास अथॉरिटी नहीं है, the son also loses respect for the father. Another very important point is जो father वाला point है। father, कुरान वर्ड यूज करता है कौम फॉर फादर, एंड कवामून सूरह निसा में अल्लाह ताला एड्रेस करते हैं मर्दों को। कौम से कवामून कौम,
कॉम इज ऑल्सो द वर्ड यूज फॉर नेशन. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. और कौम के ही रूट वर्ड से आया है क़याम, खड़े होना, स्टैंडिंग स्ट्रेट. और इसी से आया है क़यामत, क़यामत का दिन, स्ट्रेट खड़े होने का दिन. ये जो एटिमोलॉजिकल सीक्वेंस है और इनके रूट्स का आपस में रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है. दैट मैन मेक नेशन, फादर्स मेक नेशन. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, फादर एज द हेड ऑफ द फैमिली, जो रंग फैमिली को देगा वही रंग कौम का होगा. फादर्स आर डेड, कौम इज डेड. फादर्स आर अलाइव, कौम इज अलाइव. द वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर इनसाइड द फैमिली, दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. और ये यहाँ सिर्फ इसकी सटल हिंट दे रहे हैं. द रोल ऑफ फादर्स इज गॉन इन दिस सोसाइटी. देयर म्यूचुअल रिलेशंस आर बीइंग स्लोली ओवर रूल्ड. और तमाम प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए ये जो रिलेशन है फादर और चिल्ड्रन की, ये ऑब्सलीट है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है अब. कैसी सोसाइटी में? ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे हमेशा हर एक प्रिविलेज को ख़त्म करने की ही कोशिश की जाती है. ये जो प्रिविलेज ख़त्म करने की बात, इसको इनके बाद ऑलमोस्ट 80 साल 90 साल बाद मोहम्मद नकीब अल अतस इस्लाम एंड सेकुलरिज्म में बात करते हैं इसके बारे में. लेवलिंग का कंसेप्ट. लेवलिंग के कंसेप्ट पे सोरेन कियरकेगार्ड ने भी वेस्ट में बात की है कि इंसान क्या करता है, मॉडर्न इंसान ये तमाम लोगों को अपने लेवल पे लाने की कोशिश करता है ताकि वो उनके साथ आराम से आर्ग्यू कर सके. हायरार्की को ही ख़त्म कर दो, कोई मुझसे बेहतर है ही नहीं, कोई इल्म में मुझसे आगे नहीं है, कोई इज़्ज़त में, शोहरत में, इन सारी चीज़ों में मुझसे आगे है ही नहीं. तो ब्रिंग एवरीवन टू योर लेवल एंड देन बीट देम विद एक्सपीरियंस, वेयर which has a tendency to abolish all privileges of one individual over another. और इसका लॉजिकल डेवलपमेंट क्या है? The privilege that existed with family, that also goes. ये family क्यों है important? Because family is the first school, and second, it is the last bastion of morals. ये इतना important bastion है. जब मार्क्सिज्म फेल हुआ, मार्क्सिज्म के फेल होने के हजारों रीजंस हैं, होंगे ही. तो one of the greatest thinkers Marxists have produced is Anthony Gramsci, या Antonio Gramsci. But Gramsci is his surname or second name. Amazing person. And he keeps on thinking about what's happening. He keeps on thinking about what's happening. Why is communism losing? Itni super duper awesome philosophy hai and all. Why aren't we making ground? And he comes to realize ये family मसला है. सिर्फ इकोनॉमिक्स मसला नहीं है, as Karl Marx predicted. He adds to it कि फैमिली भी एक इम्पॉर्टेंट मसला है, क्योंकि ये जो रूटेड है वैल्यूज़, ये फैमिली से आते हैं लोगों के अंदर. और जब तक ये फैमिली का स्ट्रक्चर द वे इट इज़ ये रहेगा, तब तक लोग नहीं मानेंगे. दिस बुर्जुआजी इज गोइंग टू कम बैक अगेन एंड अगेन बिकॉज देयर आइडियाज आर डीपली रूटेड अमंग पीपल. फैमिली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और फैमिली की प्रोटेक्शन इज़ वन ऑफ द मकासद ऑफ शरिया. ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है. And that means lot of laws that exist in Islam exist because they want to protect the family. जैसे infidelity, why would infidelity be haram? Because it threatens family. Parallel to this goes the progressive dissolution of the old sexual morality. इसी के साथ साथ ये भी चल रहा है. अब सेक्सुअल फिडेलिटी की कोई इज्जत नहीं है, कोई डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है. A thing of past in the modern West. क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो ट्रांसेंडेंटल एथिक्स पे बेस्ड थी. प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है इन चीज़ों की? कोई ज़रूरत नहीं है आपको फिडेलिटी मेंटेन करने की, मैरिज में डिसिप्लिन मेंटेन करने की. एथिकल कंसिडरेशंस के कोई टेंजिबल बेनिफिट्स होते नहीं हैं, तो इस वजह से इनकी भी अब कोई ज़रूरत है नहीं. एंड सो डिसिप्लिन इन सेक्सुअल रिलेशंस इज रैपिडली लूजिंग इट्स इंपॉर्टेंस एंड इज सप्लांटेड बाय न्यू मोरालिटी, जो क्या करती है, जो इंडिविजुअल को अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम देती है ओवर हिज बॉडी. इन फ्यूचर the only sexual restriction will be at the best derived from considerations of demography and eugenics. ये क्या प्रेडिक्शन है, अमेजिंग. यूजेनिक्स मतलब अच्छे जीन्स को
प्रोटेक्ट करना या अच्छे जीन्स को आगे बढ़ावा देना, तो यूजेनिक्स हम एग्रीकल्चर में प्रैक्टिस करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुल एंड अ cow which gives a lot of milk, so we would want them to reproduce. Similarly, जो domestication of crops है वो कैसे हुई? The crops that were giving us more and more yield, हम सिर्फ उनके बीज बोते थे, तो उस वजह से दिस इज कॉल्ड यूजेनिक्स. तो कहते हैं यूजेनिक्स. और डेमोग्राफी, डेमोग्राफी मतलब जहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर रेस, किसी पर्टिकुलर मजहब, किसी पर्टिकुलर रीजन के लोगों को बढ़ावा देना है, वहीं पे आप इसको कंसिडरेशंस दोगे सेक्सुअल रिलेशंस को, अदरवाइज नहीं. एंड हाउ ट्रू, हमारा वक्त यही वक्त है. खैर, फिर ये आगे कहते हैं, इट इज़ नॉट विदाउट इंटरेस्ट टू ऑब्जर्व कि कैसे ये जो ये एंटी रिलीजियस एवोल्यूशन है जो पूरे वेस्ट में बना, ये अपने लॉजिकल क्लाइमैक्स पे रशिया में पहुंचा. कौन सा रशिया? सोवियत रशिया. नॉट मेनी पीपल टुडे वंस अगेन वांना बी सोशल राइट एक्टिविस्ट्स, जिनको चीज़ पूरी समझ आई होती नहीं है, वो उनको बड़ा अट्रैक्ट करता है मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म, एंड दे डू नॉट अंडरस्टैंड दैट इट इज़ फंडामेंटली एंटीथेटिकल टू इस्लाम. जैसे इफ आई हैव टू पॉइंट आउट वन पॉइंट विच इज़ फंडामेंटल टू मार्क्सिज्म, मतलब इसके बिना मार्क्सिज्म नहीं हो सकता, एंड दैट इज़ मटीरियलिज्म. मटीरियलिज्म के बिना मार्क्सिज्म नहीं हो सकता. हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म उनके फलसफे को कहते भी है. तो वन ऑफ द पोस्टुलेट्स ऑफ मार्क्सियन फिलॉसफी इज, and I would say it is the most important postulate, though we can disagree on that, but we cannot disagree that it is one of the most important, that material is all that there is. That means ये जो ख्वाब ख्याल भी है, ये भी material का ही product है. There is no unseen thing. There is only material. Everything, consciousness is also product of material. Without going into the details of whether this is right or wrong, this can be right, we are not discussing that, but this is not what Islam preaches. We believe in unseen. That's what Muslims have been told. We believe in unseen. We believe in spirit. We believe in soul. We believe in angels. We believe in heavens and hell. We believe in God. So all of these things are metaphysical realities. They are not material realities. So that is the fundamental difference between the two, right there. And then the edifice that would be built on these postulates, the edifice might match somewhere. कहीं कहीं पे सेम बात भी हो सकती है, लेकिन that doesn't mean they are calling for the same thing. And many people do not understand it, कि ये दोनों compatible नहीं है. And उनके हक में भी अगर बात करें, जो लोग मार्क्सिज्म से अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ, हकीकत तो ये है कि मोस्ट ऑफ देम गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट बिकॉज ऑफ दिस फर्वर इनसाइड. I don't know if I should say most of them, but many of them get attracted towards it, क्योंकि उनके पास ये सोशल जस्टिस का फर्वर होता है, और होना भी चाहिए. सोशल जस्टिस के लिए फर्वर इज़ ए वेरी गुड थिंग. सोशल जस्टिस, इस्लाम कॉल्स फॉर सोशल जस्टिस, और इसी वजह से many people think both the things are same. They are not same. And others, I believe, are drawn towards it because of envy. Envy being a very fundamental cause for rise of this attraction towards Marxism. Why does anyone else have something? Why not me? So a lot of people, because of envy, also fall into this trap. In any case, we might today keep on arguing or moving in circles whether Marxism is compatible with Islam or not. But Muhammad Asad, back when Marxism was rising itself, उसी दिन ये कह रहे हैं कि ये जो मटीरियलिज्म और एंटी रिलीजियस एटीट्यूड वेस्ट का है, ये अपने पीक पे कहाँ पहुंचा? सोवियत रशिया में. ये कहते हैं कि ये जो आपको लड़ाई लग रही है कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की, कोई लड़ाई नहीं है, ये एक ही चीज़ है. ये कहते हैं कि कल्चरल साइड में दोनों एसेंशियली सेम है. वेस्टर्न वर्ल्ड और सोवियत रशिया सेम है. ये कह रहे हैं इट सीम्स कि कम्युनिस्ट एक्सपेरिमेंट इज नथिंग एल्स बट द कल्मिनेशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ वही डिसाइडेडली एंटी रिलीजियस एंड अल्टीमेटली एंटी स्पिरिचुअल टेंडेंसीज जो मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन की है. इट मे इवन बी दैट द प्रेजेंट शार्प एंटेगनिज्म बिटवीन. अच्छा, तो फिर लड़ क्यों रहे हैं कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट? इनके एरा में तो बिल्कुल यही लड़ाई चल रही है.
तो कहते हैं हकीकत तो ये है कि ये आपस में इसलिए लड़ रहे हैं कि पहले कौन पहुंचेगा अपने एंड पे. दे at its root due only to the different pace at which those essentially parallel movements are progressing towards the common goal, मजहब को खत्म करना. इनकी inner similarity will no doubt become more and more pronounced in future, and rightly so, because later Muslims उनको तो और अच्छे से ये दिखा ही कि इनके कॉमन गोल्स है और इनकी इंटरनल सिमिलैरिटीज है. बट इवन नाउ इट इज विजिबल इन द फंडामेंटल टेंडेंसी इन बोथ, कि इस वक्त भी विजिबल है कि ये दोनों एक ही बात कह रहे हैं. वो क्या है कि स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिटी ऑफ मैन और उसके एथिक्स को ख़त्म करो, प्योरली मटेरियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ सोसाइटी पे ध्यान दो, जिसमें इंडिविजुअल बस एक कॉग है इन द व्हील. क्या सही बात है, यही तो कहते भी हैं. द ओनली पॉसिबल कंक्लूजन इज दैट a civilization of this kind must be a deadly poison for any culture which is based on religious values. जो भी मजहब पे मबनी सिविलाइजेशन होगी उसके लिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन तब क्या है, पॉइजन है. अब ये अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आएंगे. ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, क्या इस्लामिक वे ऑफ थिंकिंग के साथ वेस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग कंपैटिबल है या वाइसी वर्सा. तो अब ये कह रहे हैं कि तो कंक्लूजन आ गया कि नहीं, मुमकिन नहीं है कि दोनों एक साथ रहे. इस्लाम में पहला और फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है इंसान का मॉरल प्रोग्रेस, डेवलपमेंट नहीं. इसी वजह से एथिकल कंसिडरेशन सबसे पहले है, और ये एथिकल कंसिडरेशन यूटिलिटेरियन कंसिडरेशन से ऊपर है. मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ऑपोजिट है, यूटिलिटेरियन कंसिडरेशन पहले है, एथिकल कंसिडरेशन बाद में है. Considerations of material utility dominate all manifestation of human activity, and ethics is being relegated to an obscure background of life. और in fact ethics को condemn किया जा रहा है. It is thrown into mere academic theoretical existence. इसमें कोई जुर्रत, कोई ताकत नहीं है कि ये इन्फ्लुएंस कर सके कम्युनिटी को. एथिक्स के बारे में बात भी करना हिपोक्रेसी है यहाँ पे. और इस वजह से इंटेलेक्चुअली डिसेंट भी जो है मॉडर्न वेस्टर्न थिंकर्स में, दे आर सब्जेक्टिवली जस्टिफाइड इफ इन देयर स्पेकुलेशंस ऑन द सोशल डेस्टिनीज ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन दे अवॉइड एनी एल्यूजन टू ट्रांसेंडेंटल एथिक्स. जो कम डिसेंट है, as also with those who are less clearly decided in their moral attitude, the conception of transcendental ethics survives as an irrational factor of thought. कुछ लोग होते हैं ना जिनको अभी भी लगता है कि नहीं भाई ये तो गलत हो रहा है, ट्रांसेंडेंटल एथिक्स जिनके लिए अभी भी इम्पोर्टेंट है. कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये कितना अच्छा मेटाफर यूज किया है उन्होंने. ये कहते हैं इनका जो मामला है, इनका वैसा ही मामला है जो मैथमेटिशियन का इरेशनल नंबर के साथ है. ये है, क्या करें. they are obliged to operate with certain irrational numbers which represent in themselves nothing tangible. कि ठीक है, मेरे दिल में मुझे लगता है ये गलत है, लेकिन इससे क्या है, कुछ ये मीनिंगलेस है, इरेशनल नंबर है मेरी नंबर लाइन में, इसका कोई यूज नहीं है. बट आर nonetheless required to bridge the gaps of imagination due to structural limitations of human mind. ये जो इवेसिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स एथिक्स, ये इनकम्पैटिबल है किसी भी मजहबी रुझान से, चाहे क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, इस्लामिक हो. ये और मजहबी एटीट्यूड साथ में नहीं जा सकते. और इसी वजह से जो मॉरल बेसिस है मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, ये इस्लाम के साथ भी इनकम्पैटिबल है. लेकिन इससे बिल्कुल ये नहीं समझना कि वेस्ट से कुछ भी रिसीव नहीं किया जा सकता. एग्जैक्ट और अप्लाइड साइंसेस जो हैं, मादी साइंसेस जो हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह, इसको उनसे लेना चाहिए, ले सकते हैं, लेकिन उनकी कल्चरल रिलेशनशिप्स मुसलमानों और वेस्ट की इसी पॉइंट पे ख़त्म भी होनी चाहिए. मतलब इससे ज़्यादा और इनसे कुछ नहीं लेना है. दैट इज़ द एंड एट विच दे शुड स्टॉप, कि हम आपसे सिर्फ इतना ले सकते हैं. इससे आगे जाना और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को उसके स्पिरिट में इमिटेट करना, उसके मोड ऑफ लाइफ, उसके सोशल ऑर्गेनाइजेशन को इमिटेट करना, ये नामुमकिन है, साथ में इस्लाम भी रखना.
कि आप एक तरीके से उनके जीने के तरीके को इमिटेट करो, उनके सोशल स्ट्रक्चर को इमिटेट करो, और साथ में ये भी सोचो कि इस्लाम भी रहे। ये नामुमकिन है। यू कैन नॉट कीप इट विदाउट डीलिंग ए फेटल ब्लो टू इस्लाम, टू द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ इस्लाम एज ए थियोक्रेटिक पॉलिटी एंड ए प्रैक्टिकल रिलीजन। यहाँ पे ये चैप्टर मुकम्मल हो जाता है। नेक्स्ट टाइम वी मीट वी वुड स्टार्ट इंशाल्लाह द शैडो ऑफ द क्रूसेड्स।